मरीजों के लिए सहूलत, मरीजों के लिए अजियत बन गई। पुरानी इमारत में मुआयना करा के दाखिल नई इमारत में किया जाएगा। डायलिसिस फिर पुरानी इमारत में ही होंगे। मरीजों को इलाज के लिए दोहरे चक्कर लगाना पड़ेंगे। ये क्या माजरा है, जानते हैं आजादार हुसैन से। जी बताइएगा आजादार। आज बिल्कुल तकरीबन एक माह कबल अलाइड फाल इंसामिया की जानिब से एक नई इमारत जो कि मुखीन आज़ाद की जानिब से बनाई गई है, वहाँ पे नेफ्रोलॉजी वार्ड मुंतकिल कर दिया गया था और जो मरीज़ों के डायलिसिस है वो पुरानी जो वार्ड है वहाँ पे किए जा रहे हैं। तो ऐसे में मरीज़ों को डायलिसिस करवाने के लिए जो पुरानी वार्ड में आना पड़ रहा है और इलाज के लिए उन्हें दाखिल होने के लिए नई इमारत में जाना पड़ रहा है। तो इस तरह ना सिर्फ मरीज़ों को दुश्वारी का सामना है बल्कि जो अमला है वो भी दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। और कब तक नई इमारत में जो नेफ्रोलॉजी वार्ड है उसे फाल बना दिया जाएगा और वहाँ पे डायलिसिस यूनिट जो है वो मुंतकिल कर दिए जाएंगे। हमारे साथ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर चौधरी साहब मौजूद हैं। जी सर बताएं, मरीज़ जो है वो जी आप जानते हैं कि जो डायलिसिस का हमारा यूनिट है यहाँ पे नेफ्रोलॉजी वार्ड का, वो एलाइड हॉस्पिटल में था और एक मेडिकल वार्ड के अंदर उसको बनाया गया था और बहुत थोड़ी जगह थी। आपको पता है बहुत से मरीज़ आते थे और ये जगह नाकाफ़ी थी। और जो हमें बिल्डिंग मिली थी मुखय्यर हज़रात की मदद से, उसमें हमने ये कहा कि इसका जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे हम बना देते हैं नेफ्रोलॉजी और डायलिसिस का वार्ड, ताकि जितने भी हमारे मरीज़ डायलिसिस कराने आते हैं उनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और उनके लिए ज़्यादा जगह चाहिए और उसको हमने मुख्तस कर दिया। अब बात यह है कि जो नेफ्रोलॉजी के पेशेंट हैं ये दो तरह के हैं। एक तो वो मरीज़ हैं जिनको की डायलिसिस की ज़रूरत है, एक वो मरीज़ हैं जिनको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, अभी उनके गुर्दों में जान है और लेकिन उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो फ़िलहाल हमने जो नेफ्रोलॉजी का कंपोनेंट था ना वार्ड का, उसको वहाँ शिफ्ट किया है। डायलिसिस के लिए बहुत सी चीज़ें ज़रूरी हैं। एक वहाँ पे आरओ प्लांट लगाना पड़ता है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, जो पानी को प्योरीफाई करता है और वो पानी यूज़ होता है डायलिसिस के लिए। ऑक्सीजन, इस तरह की बहुत सी चीज़ें चाहिए। हम चाहते हैं कि उसको बेहतरीन पहले तरीके से उसको कर लें, हम तैयार कर लें ताकि हमारे मरीज़ वहाँ जाएं तो कोई भी उनको मुश्किल पेश ना आए। यहाँ पे नेफ्रोलॉजी के जो पेशेंट्स हैं वहाँ शिफ्ट हो गए हैं तो यहाँ जगह ज़्यादा बन गई है। बहुत शुक्रिया आजादार हुसैन हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन में नए घरेलू सुई गैस कनेक्शंस पर पाबंदी को 1 साल हो गया। कनेक्शन के मुंतज़िर सारिफीन की तादाद 5 लाख से तजावुज कर गई है। कनेक्शन न मिलने से सार्फिन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर बताइएगा। जी, महकमा सुई गैस की जानिब से फैसलाबाद डिवीजन में नए घरेलू कनेक्शनों और नए तरक्याती मंसूबों पर पाबंदी को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। गुज़श्ता बरस मौसम सरमा से पहले ही सुई गैस की जानिब से बहरान के बाइस या सुई गैस की शॉर्टेज के बाइस नए घरेलू कनेक्शनों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। उसके साथ सीएनजी स्टेशन को बंद कर दिया गया। उसके साथ साथ किसी भी रहायशी इलाकों में जो घरेलू कनेक्शनों के लिए नए तरक्याती मंसूबे थे उन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई, मगर इस सब के बावजूद जो सुई गैस का बहरान है वो कम ना हो सका और मौसम गर्मा भी सुई गैस शॉर्टेज में ही गुजरा। और अब भी फैसलाबाद डिवीजन की अगर हम बात करें तो 25 मिलियन क्यूबिक फुट यौमिया शार्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है SNGPL को। और उसके साथ साथ फैसलाबाद डिवीजन में जो ज़ेर इल्तवा घरेलू कनेक्शनों की दरखास्तें हैं वो 5 लाख से तजावुज़ कर चुकी हैं। 5 लाख अफराद जो हैं वो लंबे अरसे से इस बात का मुंतज़िर हैं कि कब उनकी बारी आएगी, उनका डिमांड नोटिस बनेगा और फिर उनके घर पे सुई गैस का कनेक्शन लग सकेगा, जिसके बाद वो अपना घर का खाना पका सकेंगे। लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और एक बार फिर मौसम सरमा की आमद है, जबकि SNGPL और हुकूमत की जानिब से भी ये उमैर अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, NTDC ग्रिड्स पर खराबी के बायस पेस्को के बेशतर ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। गटी ग्रिड स्टेशन पर तकनीकी खराबी के बायस फैसलाबाद शहर के बेशतर इलाकों में बिजली बंद है। आपको बता रहे हैं, NTDC ग्रिड पर खराबी के बायस पेस्को के बेशतर ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। मजीद बात कर लेते हैं अवैस अली से। जी बताएगा अवैस, कौन से इलाके मुतासर हुए हैं? आज बिल्कुल NTDC गटी ग्रिड स्टेशन के
पर जो है वो फनी खराबी की वजह से फेस्को के बेशतर ग्रिड स्टेशन इस वक्त उनसे बिजली की सप्लाई जो है वो बंद हो चुकी है। इस हवाले से चनोटो ग्रिड स्टेशन और इसके साथ साथ जो है वो जो निशाताबाद ग्रिड स्टेशन है और उसके जो तमाम फीडर्स हैं उनसे बिजली की सप्लाई जो है मुअत्तल हो चुकी है। और ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई इस वक्त मुअत्तल है। नरवाला रोड ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। फैसलाबाद में बेशतर इलाके इस्लामिया पारा, गुलिस्तान कॉलोनी, मुस्लिम टाउन, हाजीआबाद, मिल्लत टाउन, धनोला और मंसूराबाद, महमूदाबाद, गुलाम अहमदाबाद, रहमत टाउन और नरवाला रोड के बेशतर इलाके, सरगोदा रोड में जो है वो मलका कोहाला और बावा चक समेत बेशतर इलाकों में इस वक्त बिजली बंद है। आधे शहर में बिजली इस वक्त जो है वो एनटीडीसी गट्टी ग्रिड स्टेशन पर फनी खराबी की वजह से बंद है। और फेस्को की जानिब से 6 से ज्यादा ग्रिड स्टेशन को शहर भर में इस वक्त बंद किया हुआ है। और फेस्को हुकाम का यही कहना है कि एनटीडीसी ग्रिड स्टेशन पर फनी खराबी आई है और एनटीडीसी हुकाम की जानिब से उसको दूर करने की भी कोशिश की जा रही है। फेस्को के बेशतर ग्रिड स्टेशन में जो है वो एनटीडीसी से जो है वो बिजली सप्लाई की जाती है और फिर सार्फिन तक पहुंचाई जाती है। तो उससे फेस्को के भी बहुत से ग्रिड इस वक्त मुतासर हैं। 9:30 पर एनटीडीसी ग्रिड स्टेशन पर सुबह ये खराबी आई है और बहाल बिजली जो है वो बहाल नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से शहरियों के मामलात जिंदगी बुरी तरह से इस वक्त मुतासर हो रहे हैं। जो है वो ताजर बरादरी का कारोबार जो है वो मुतासर हो रहा है। और बहाल फैसलाबाद रीजन भर में 6 से ज्यादा ग्रिड स्टेशन जो फेस्को की जानिब से बंद किए गए हैं उनसे बिजली बहाल नहीं की जा सकी है। फैसलाबाद, नरवाला रोड, सरगोदा रोड, जंग रोड और इसके साथ साथ बहुत शुक्रिया अवैस अली हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं टमाटर महंगा, प्याज भी महंगा, जंग में सब्जियों की कीमतें कम, सब्ज मसाला जात की कीमतों में 24% तक इजाफा हो गया। अक्टूबर में टमाटर 34 रुपए किलो में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ओपन मार्केट में ओवरचार्जिंग की भी शिकायत सामने आ गई हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अक्टूबर के दौरान जो अशियाए खोरोनोश हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। जिला इंतजामिया की जानिब से दालें भी महंगी हुई, आटा भी महंगा हुआ और अब एक बार फिर सब्ज मसाला जात की कीमतों में इजाफा दिखाई दे रहा है। अक्टूबर के दौरान ही लगभग जो है वो 24% जो है वो सब्जियां महंगी हुई हैं, जिनमें टमाटर की कीमत जो है वो सरफहरिस्त है। टमाटर 146 रुपए से महंगा होकर 180 रुपए किलो तक जो है वो जा पहुंचा है। इसके साथ साथ प्याज की कीमतों में भी जो है वो 10 रुपए का इजाफा दिखाई दे रहा है। गोभी, पुदीना, पालक भी जो है वो जंग के अंदर महंगी हो चुकी हैं। इसके अलावा मौसमी सब्जियां आ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी कीमतों के अंदर जो है वो कमी वाक़या नहीं हुई। इनमें गाजर मौजूद है, अदरक भी नया आ चुका है मार्केट के अंदर, लेकिन इसके बावजूद जंग के अंदर ये सब्जियां महंगी नहीं हुई, सस्ती नहीं हो सकी। इसके साथ साथ चंद सब्जियां जिनकी कीमतों में जो है वो कमी वाक़ई हुई है वो मौसमी आलू है, शलगम है, मूली है, इनकी कीमतों में जो है वो कदरे कमी दिखाई दे रही है। लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर जो है इस वक्त ओवर चार्जिंग की भी शिकायत मौजूद है। जंग के अंदर 2 हफ्ते पहले डिप्टी कमिश्नर की जानिब से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जो कारकर्दगी थी उसके ऊपर इजहार बरहमी भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद जंग के अंदर इस वक्त भी ओवर चार्जिंग का मसला हल नहीं हो सका। जी, ओवर चार्जिंग का मसला हल नहीं हो सका। रमजान मिर्जा, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब 800 से 900 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर ने बढ़ती महंगाई पर सर पकड़ लिए। हुकूमत से आटा, चीनी, दालें और घी जैसी बुनियादी अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा किया। इसी बारे में बात कर लेते हैं फजील अहमद से। जी बताइएगा, फैसलाबाद के मजदूरों के क्या मुतालबात हैं फजील? जी बिल्कुल, 8 से 900 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर जो है वो मौजूदा हालात से शदीद परेशान है। मजदूरों की जानिब से कहा जा रहा है कि आटा, चीनी, घी, दालें और दीगर अशिया ज़रूरी जो हैं वो मजदूर की पहुंच से दूर हैं। मजदूर के घर का चूल्हा चलाना जो है वो भी मुश्किल हो चुका है। हुकूमत को चाहिए कि वो बुनियादी ज़रूरत की जो अशिया हैं इनकी कीमतों को कम करें ताकि मजदूर तबका जो है वो आसानी से गुजर बसर कर सके। मजदूर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, रोजगार के हवाले से गुजारा कैसे होता है, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? मरियम नवाज कहती थी इसे इमरान खान ने चूल्हे बुझा दिते ते इसने चुक के रख दिते हैं। साढ़े चूल्हे जो चलते ही नहीं हैं, उन्होंने चाह के तो कबाड़ खाने दे दिते हैं। राणा सनाउल्ला साहब जेडे
ਇਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਾਂ ਇਹਦਾ ਵੋਟ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ਨੂੰ कहीं नहीं देने। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। मजदूर जो हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं। मजदूरों का कहना है कि इस वक्त चूल्हे मुकम्मल तौर पर ठंडे पड़ चुके हैं मजदूर के, और भी मजदूर हैं। जी आप बताइएगा क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? जनाब असं महंगाई के दौर च यही कहांगे कि मैं किराए के उत्ते रहना वा, मेरे निके निके बाल है, मैं गाह पढ़ाना भी हाँ। अगर महंगाई टुटेगी तो असं बच्चे पढ़ावांगे, महंगाई टुटेगी तो रोजगार ਵਧੇਗਾ, ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਾਉਣੇ ਆ, ਸਹੂਲਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਨੂਨ ਉੱਠਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਦਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਬਿੱਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਆਂਦੇ ਜਨਾਬ के हदों बारे बिल आते उन्हें जेब। जी बिल्कुल, जैसे कि मजदूरों की जानिब से कहा जा रहा है कि बिजली के बिल जो हैं वो अदा करना ही मुश्किल हो चुके हैं। बच्चों को पढ़ाना जो है वो भी एक ख्वाब बन चुका है। बच्चे जो हैं वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन मजदूर की जेब इजाज़त नहीं देती। फीसें कैसे अदा करें? खर्चे। फजील अहमद हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, स्कूलों में सिक्योरिटी के हवाले से हिदायत पर अमल दरामद कागजी कार्रवाइयों तक महदूद है। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों के बाहर छाबरी फरोशों को हटाया ना जा सका। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है? जी, हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी के हवाले से और सफाई सुथराई के हवाले से सरकारी स्कूल्स को बहरहाल लेटर जारी किए गए, लेकिन इस पर अमल दरामद किस तरह होगा अगर स्कूल्स के बाहर तजावज़ात होंगी? ऐसे मसाइल का सामना फैसलाबाद शहर के बहुत ज़्यादा स्कूल्स को है, जहाँ पर स्कूल के बाहर गेट के साथ ही रेडियाँ जो हैं वो लगना शुरू हो जाती हैं, और इस पर जो ज़िले हुकूमत है, ज़िले इंतज़ामिया है, वो कंट्रोल करने में नाकाम है, क्योंकि स्कूल की हदूद से बाहर महकमा तालीम की अथॉरिटी जो है वो जवाब दे जाती है। इस हवाले से हम नूरपुर के यहाँ पर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में मौजूद हैं, जिसके बाहर मंडी की वजह से तमाम दीवार जो है वो रेडियो में गिर चुकी है और सिर्फ गेट जो है वो बाकी बचा है। और बच्चों को आने जाने में क्या मुश्किलात है, बच्चों से ही बात करेंगे, क्योंकि छुट्टी के वक्त यहाँ पर मजीद रश बढ़ जाता है और बच्चों को आने जाने में डिफिकल्टीज होती हैं। क्या कहते हैं बेटा, आपके स्कूल के बाहर इतना ज़्यादा सारी सड़क जो है वो रेडी वालों ने बड़ी उस कब्जा जमा रखा है, क्या कहते हैं आने जाने में कितनी डिफिकल्टी होती है बच्चों में? छुट्टी टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। जब हम यहाँ से जा रहे होते हैं, यहाँ पे कूड़े के ढेर लगे होते हैं और काफ़ी लोग खड़े होते हैं, तो हमें इस तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। जबकि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि यहाँ पे सारा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये रेडियाँ वगैरह बहुत कुछ, इनके गन के ठेले वगैरह सारा कुछ पड़ा होता है, तो हमें ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। और हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि सारा कुछ बंद करवाएं और ये रेडियाँ वगैरह यहाँ से पीछे करवाई जाए। लेकिन तौर पर तालीमी अदारे के बाहर रेडियो का ये जो रश है वो नहीं होना चाहिए। और भी स्टूडेंट मौजूद है, आप क्या कहती हैं, छुट्टी के वक्त ये रश जो है मजीद बढ़ जाता है, मंडी है, कितनी मुश्किल होती है वापस घरों को लौटने के वक्त? हमें जाते वक्त बहुत मुश्किल पेश आती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है, जिस वजह से बच्चों को गुजरने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं और धक्के लगते हैं। इस वजह से कई बच्चों को गिर के चोट भी लग सकती है, छोटे बच्चे भी होते हैं, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा हमारी एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी बढ़ती है, क्योंकि ये कूड़ा क्रिकेट वगैरह से इस तरह से एनवायरनमेंट भी खराब होती है। तो बिल्कुल यकीन तौर पर कूड़ा क्रिकेट जो फेंका जाता है रेडी वालों की तरफ से, उससे भी माहौल जो है वो ख़राब होता है। आप क्या कहती हैं, गवर्नमेंट सफाई के लेटर जारी करती रहती है, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है तजावज़ात को ख़त्म करवाए, आपके स्कूल के बाहर से तजावज़ात ख़त्म नहीं करवाई गई? जी बिल्कुल, जब छुट्टी होती है तो अक्सर पेरेंट्स भी आते हैं अपने बच्चों को लेने के लिए, बाइक्स पे आते हैं, साइकिल पे आते हैं और कार्स वगैरह भी लेके आते हैं। पहले से अगर यहाँ पे रेडियो वगैरह मौजूद होंगे तो उनको तो बाइक्स खिलाने की भी जगह नहीं मिलेगी, तो उनको चाहिए कि वो रेडियो वगैरह का इंतजाम करें कि बस यहाँ से सफाई करवाएं। तो यकीन तौर पर जो पेरेंट्स बच्चों को लेने आते हैं, मोटरसाइकिल हो, रिक्शे हों, बाइक्स हों, दीगर जो भी सवारी हो उनके पास, उसको खड़ा करने के लिए भी यहाँ पर जगह कम पड़ जाती है, क्योंकि रेडी वाले जो हैं उन्होंने स्कूल के बाहर चारदीवारी के कब्जा जमा रखा है। और इस हवाले से हुकूमत बहरहाल लेटर जारी करती है, लेकिन उस पर अमल दरामद के लिए इकदाम जो हैं वो नहीं किए जाते। तो यकीन तौर पर इस हवाले से जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनको तालिब इल्मों को मुश्किलात का सामना है। जहांगीर, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब चुनियोट में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। डेप्यूटी कमिश्नर चुनियोट मोहम्मद फारूक रशीद की हिदायत पर म्यूनसिपल अफसरान इन एक्शन। मजीद बात कर लेते हैं अब्दुल कदीर से। जी बताइएगा अब्दुल कदीर।
جی بالکل، چنیوٹ میں میونسپل کارپوریشن انتظامیہ سے ڈیوٹی 1 کی خبر پر انیکشن ہوئی ہے اور فیصلہ آباد روڈ پر کارروائی کی گئی ہے۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے کن کن علاقوں میں مزید کارروائیاں کی جائیں گی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے انفورسمنٹ انسپیکٹر محمد سلیم۔ سر بتائیے گا کہ کتنی دکانیں سیل ہوئی ہیں، کتنے جرمانے کیے گئے ہیں اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومتی ہدایات اور ڈی سی صاحب کے حکم پر چنیوٹ میں گرینڈ آپریشن ناجائز تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع ہے، جس میں ہم نے 7 دکانیں سیل کی ہیں، 40,000 جرمانہ کیا ہے اور لوگوں کا جو باہر دکانوں کے پڑا ہوا تھا سامان وہ ضبط کیا ہے۔ وہ لوگ جو دوبارہ تجاوزات قائم کر لیتے ہیں ان کو کیا کریں؟ جو دوبارہ ناجائز تجاوزات کریں گے ہم ان کی دکانیں سیل کریں گے اور مسلسل سیل رہیں گی اور ان سے ہم ایفیڈیوٹ لے کر تب ڈی سیل کرتے ہیں اور ساتھ ہی فائن کرتے ہیں۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے میونسپل کارپوریشن انتظامیہ حکومتی ہدایت پر ان ایکشن ہے اور سٹی 41 نے بھی گزشتہ ہفتے جو ہے وہ فیصلہ آباد روڈ پر قائم تجاوزات کے خلاف خبر چلائی، جس پر ایکشن لیا گیا ہے اور 7 دکانیں سیل کی گئی ہیں اور 40,000۔ بہت شکریہ عبدالقدیر ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسسٹنٹ کمشنر پیر محل عرفان مارٹن پر وکلا کے تشدد کا معاملہ۔ ٹوبہ کی تمام تحصیلوں میں ریونیو ملازمین چوتھے روز بھی ہڑتال پر ہیں۔ دفاتر میں آنے والے سائلین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر پیر محل عرفان مارٹن پر وکلا کے تشدد کا معاملہ۔ ٹوبہ کی تمام تحصیلوں میں ریونیو ملازمین چوتھے روز بھی ہڑتال پر ہیں۔ مزید بات کر لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر پیر محل اور وکلا کے درمیان جھگڑے کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے اور یہ وجہ ہے کہ ٹوبہ ٹیکسنگ میں اس وقت محکمہ ریونیو، ڈپٹی کمشنر اور تمام تر تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر دفاتر میں کام کرنے والے ملازمین کی ہڑتال چوتھے روز میں داخل ہو گئی ہے، جس سے بلا شبہ آنے والے سائلین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے افراد جو ڈپٹی کمشنر دفتر میں اسسٹنٹ کمشنر کے دفاتر میں اپنے کام کے حل کے لیے آ رہے ہیں، وہاں پر عملہ موجود نہیں ہے، وہ تمام تر لوگ جو ہیں وہ ہڑتال پر ہیں۔ دفاتر کی تالہ بندی کی گئی ہے اور قلم چوڑ ہڑتال اس وقت بھی جاری ہے۔ اس وقت بھی جو ڈپٹی کمشنر دفتر میں ملازمین ہیں وہ سراپائے احتجاج ہیں، انہوں نے یہاں پر دھرنا دیا ہوا ہے اور ان تمام تر افراد کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ان کا یہ احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اس حوالے سے جو احتجاج پر موجود ملازمین ہیں ان کا کہنا کیا ہے، ہم ان سے بات بھی کر لیتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ 4 روز ہو چکے ہیں آپ لوگوں کا احتجاج جو ہے وہ جاری ہے، کوئی معاملات آپ کو حل ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت جو لوگ ہیں ان کو پریشانی کا بہت سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہمارے پرامن احتجاج کا چوتھا روز ہے۔ جو واقعہ پیر محل اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے ساتھ پیش آیا، ہم نے پروٹیسٹ کیا پرامن طریقے سے اور ہمارا میسج الحمدللہ احباب اختیار تک گیا، جس کے سلسلے میں ابھی شنید ہے کہ سینئر وکلا صاحبان، ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ ہمارا اور وکلا صاحبان کا اور امپلائیز کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ ہم میں سے ہیں، ہم ان میں سے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ پبلک کو پریشانی ہوتی ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ ہم نے ریکویسٹ کی، وہ سینئر وکلا نے کوئی سٹیپ اٹھائے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد بہتری کی طرف جا رہے ہیں معاملات، جلد ہی کوئی انصاف والا حل نکل آئے گا، چونکہ ایف آئی آر ہو چکی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے یہ ارتکاب کیا تھا ان کے خلاف اور انہوں نے اپنی ضمانت کروا لی ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ یہ معاملہ باہم افہام و تفہیم سے حل ہو جائے، کوئی بھی یہ بات اس سے آگے نہ جائے۔ یہ بات سر یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے مطالبات تھے اس پر آپ کے وکلا سے ملاقات بھی ہوئی تو یقین دہانی بھی کروائی ہے انہوں نے؟ جی وکلا صاحبان آتے ہیں، کوئی ہے بات چل رہی ہے ایک سٹیج پہ، بات ہے سیلف رسپیکٹ کی، ہم ان کی عزت کریں۔ ریونیو ملازمین کی ہڑتال چوتھے روز بھی جاری ہے۔ مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اسسٹنٹ کمشنر پر تشدد کرنے والے وکلا پر مقدمہ کیوں درج کیا؟ پنجاب بار کی کال پر ڈویژن بھر میں 4 روز سے وکیل بھی ہڑتال پر ہیں۔ وکلا کا عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ، نئے کیسز کا اندراج روک دیا گیا۔ مزید بات کر لیتے ہیں حاشر ولایت سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، آج پنجاب بھر کے اندر پنجاب بار کونسل جو ہے اس کی اپیل پر آج چوتھا روز ہے۔ جو وکلا ہیں انہوں نے عدالتی کارروائی کا جو ہے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا اور جو وکلا ہیں وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے۔ ہڑتال کا یہ جو سلسلہ ہے یہ وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، صرف اور صرف دائرگی کی بندگی کی وجہ سے۔ دائری برانچ کے بند ہونے سے وکلا اور جو سائلین ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمارے ساتھ سینئر وکیل طارق گجر صاحب موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔
تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ ہڑتال کرتے ہیں ادھر سے دائری بھی بند ہو جاتی ہے, آپ پھر اگلے دن بھی ہڑتال کر دیتے ہیں, تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا اور اس سے عوام کے لیے کیا مشکلات پیدا ہو رہی ہیں؟ یا جو سائلین ہیں روز کچہریوں میں آتے ہیں, یا جو تھانے میں بند ہیں, یا جو جیل میں بند ہیں لوگ, ان کے لیے کیا مشکلات ہیں دائرگی کی بندگی کی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہڑتال کی وجہ سے شہریوں کے لیے اور وکلا کے لیے اور جوڈیشری کے لیے سب کے لیے مشکلات ہیں, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا مل جل کر اس کا فیصلہ کریں. اور جوڈیشری کے ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں, میں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ سٹرائک کو بحال کر دیں اور وکلا کے لیے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. کون سا محکمہ ہے جس میں سٹرائک نہیں ہوتی؟ جج بھی قلم چھوڑ ہڑتال کرتے ہیں جب ان کا مسئلہ بنتا ہے, اور جب کوئی ادارے ہیں لیبر کے ہیں وہاں پر بھی ہوتی ہے, ہڑتال ہوتی ہے, تالہ بندی ہوتی ہے. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں جتنے ادارے ہیں, جتنے اساتذہ بھی ہیں اور جتنے ادارے ہیں سب. ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ون وے کی خلاف ورزی, ٹرپل سواری, ہیلمٹ نہ پہننے پر سزا. فیصل آباد میں پولیس اہلکار خود عمل درآمد نہ کر سکے. مزید جان لیتے ہیں, طیب مقبول موجود ہے ہمارے ساتھ. جی بتائیے گا طیب. جی بالکل, فیصل آباد پولیس میں الٹی گنگا بہنے لگی ہے. فیصل آباد میں قانون کے رکھوالے ہی سب سے بڑے قانون شکن نکلے. فیصل آباد پولیس کے تمام یونٹس کے اہلکار ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنا اپنا فرض سمجھنے لگے. ہم اس وقت پولیس لائنز میں موجود ہیں. پولیس لائنز کے باہر ہر پولیس اہلکار جو پولیس لائن سے نکل کر آ رہا ہے وہ ون وے کی خلاف ورزی کرنا اپنا فرض سمجھ رہا ہے. اسی طرح ٹرپل سواری پولیس اہلکار بالکل عام بات ہے ان کے لیے, اور ہیلمٹ کا استعمال کسی بھی پولیس اہلکار کی جانب سے نہیں کیا جا رہا. آر ٹی او فیصل آباد اور سٹی پولیس افسر کی جانب سے سی ٹی او فیصل آباد کو متعدد بار یہ ہدایت جاری کر دی گئی تھی کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بلا امتیاز کارروائیاں کی جائیں, اور اس حوالے سے ٹریفک پولیس کی جانب سے متعدد مہمات بھی شروع کی جا چکی ہیں, اور اس وقت بھی وہ مہمیں چل رہی ہیں جس میں غیر قانونی نمبر پلیٹ, ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی, خاص طور پر ون وے کی خلاف ورزی اور ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنا, اس پر عام شہریوں کے چالان بھی کیے جا رہے ہیں اور ان کی موٹر سائیکلیں بھی سیکٹرز میں بند کی جا رہی ہیں. مگر یہ تمام تر قانون عام شہریوں کے لیے ہے. فیصل آباد پولیس کے اہلکاروں اور کسی بھی یونٹ کے اہلکاروں کے لیے یہ قانون لاگو نہیں ہوتا. پولیس اہلکاروں کو ون وے توڑنے کی بھی اجازت ہے اور ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنے کی بھی. بہت شکریہ مقبول ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے.